वक़ास अहमद और आज हमने रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि पायरोल के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। हमें पता है कि हमने पायरोल को स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह हम इसे 5-6 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिंथेसिस कौन से होते हैं, रिएक्शंस कौन से होते हैं, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर्स, रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पिछली वीडियोज़ में इसके सिंथेसिस किए हैं। अगर सिंथेसिस आपको नहीं आते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाएं, पहले सिंथेसिस सीखें, उसके बाद जो है ना आप रिएक्शंस पे आइएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। देखें, हमने ना एफएससी में तकरीबन पढ़ा होता है कि बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर्स, कि बेंजीन रिंग जो है ना यूं रिएक्शन देते हैं, यूं देते हैं। तो एकदम जब हम बेंजीन के बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे आते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि यार ये किस तरह रिएक्शन हो रही है, ये कैसे हो रहे हैं। तो हम जो भी रिएक्शन पहले पायरोल के करेंगे ना, उससे पहले हम बेंजीन का वो वाला रिएक्शन करेंगे कि जब अगर हम बेंजीन के साथ एफएससी में ये वाला रिएक्शन करते थे तो यूं बनता था। अब हम करने लगे हैं पायरोल के साथ, तो क्या होगा, मिसाल के तौर पे नाइट्रेशन करनी है, सल्फोनेशन करनी है, पहले हम बेंजीन की करेंगे, उसके बाद हम पायरोल की करेंगे, ताकि हमें इजीली फ्लो में एक समझ आ सके कि यार हुआ कुछ ऐसा था और अब यूँ हो रहा है। ठीक है, हमें पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पायरोल होता है ना, ये बेंजीन के ज़्यादा रिएक्टिव है। उसकी वजह यह है कि जो बेंजीन होते हैं ना, बेंजीन के जितने भी कार्बन होते हैं उनके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो पायरोल होता है इनके ऊपर प्रॉपर पूरा नेगेटिव चार्ज होता है। उसकी वजह यह है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है। हम इसकी चक्रों में नहीं जा रहे, सिर्फ हम डायरेक्ट आते हैं कि इसके रिएक्शंस कौन से हैं। जो रिएक्शंस हमारे पास बेंजीन देता है ना, तकरीबन सारे रिएक्शंस वो ये भी देता है, लेकिन उसके अलावा ये थोड़े और भी रिएक्शंस देता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। वो रिएक्शन जो है ना हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे कोर्स में ही नहीं है। हम पहले नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, जो वही फ्रेडल का एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे रिएक्शंस हम इजीली कवर करने की कोशिश करेंगे। देखें, हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन से, अगर कर लेते हैं। नाइट्रेशन अगर हम बेंजीन की करते थे, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स की बात हो रही है, हमेशा याद रखिएगा। हम HNO3 डालते थे और उसके अलावा हम यहाँ पे डाल देते थे सल्फ्यूरिक एसिड। तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर देते थे और यहाँ से जो है ना नाइट्रेशन हो जाती थी इसकी सिंपल। नाइट्रेशन का मतलब है कि आप NO2 ग्रुप लगा लें। NO2 ग्रुप, ये जिस मर्जी कार्बन पे हम NO2 ग्रुप लगा सकते हैं, सारे सेम है। ये NO2 ग्रुप इस कार्बन पे, 20 कार्बन पे, 20 कार्बन पे, 20 कार्बन पे, इस कार्बन पे, सारी जगह मैं लगा सकता हूँ, जहाँ पे मर्जी मैं लगा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने क्या किया, HNO3 डाला, HNO3 डालने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड डाला, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दिया। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दिया, तब जाके जो है ना नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है। उसके बगैर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेंजीन बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। अब अगर यही वाला रिएक्शन मैंने करना है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, यानी अगर यही वाला रिएक्शन मैं करने लगा हूँ पायरोल के लिए मैं ये वाला रिएक्शन करने लगा हूँ, मैं यही वाला प्रोडक्ट डालूंगा HNO3, क्योंकि मैंने यही चीज़ बनानी है। अब HNO3 डालना है। अब जब मैं पायरोल की करने लगा हूँ ना, यही वाला पायरोल वाला रिएक्शन, तो अब मुझे जो है ना H2SO4 डालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि H2SO4 बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जाके इनकी डबल बॉन्ड्स को ही तोड़ देगा, पायरोल का रिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको ही तबाह कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी कह रहा हूँ, एसिटिक एसिड, जो भी वीक छोटे मोटे एसिड्स होते हैं ना, हम वो वीक एसिड यहाँ पे डाल देंगे। और टेम्परेचर भी जो है ना हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है, जो नॉर्मली है हमारे 25 तो वैसे ही है रूम टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, हमने पायरोल के साथ क्या किया, हमने उसके अंदर उसी तरह नाइट्रिक एसिड डाला और छोटा सा जो है ना एक वीक एसिड डाल दिया जिसका नाम है एसिटिक एसिड। जैसे ही हमने डाला तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास बन गया नाइट्रोपायरोल। अब देखें, अब मसला पता है क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि मैंने जो है ना सिर्फ यहाँ पे डाला है पायरोल। मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं डाला, यहाँ पे क्यों नहीं डाला, यहाँ पे भी क्यों नहीं डाला। अब ये चीज़ जो है ना मैं आपको ये लेक्चर के एंड में बताऊंगा। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो पायरोल के रिएक्शंस होते हैं ना, ये सिर्फ या कार्बन नंबर 1 पे हो सकते हैं या कार्बन नंबर 1 पे हो सकते हैं या कार्बन नंबर 2 पे हो सकते हैं। बस यहाँ पे हो सकते हैं या यहाँ पे हो सकते हैं, या यहाँ पे हो सकते हैं या यहाँ पे हो सकते हैं, बस इसके अलावा किसी जगह पे भी नहीं हो सकते। इसे जो है ना हम कार्बन नंबर 1 नहीं कहते, चूंकि ये नाइट्रोजन को हम गिनते हैं, इसीलिए हम इसे कार्बन नंबर 2 कहते हैं और इसे कार्बन नंबर 3 कहते हैं। क्योंकि अगर इसे 1 कह देंगे 1 2 3 4 पे तो ये रिंग खत्म हो जाएगी। ये पेंटोस रिंग है 5 वाली है, तो इसे हम कार्बन नंबर 2 कहते हैं, कार्बन नंबर 3 कहते हैं। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इसमें से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो कार्बन नंबर 2 होता है। तो जितने भी ये जो मोनो सब्सटीट्यूटेड रिएक्शंस होते हैं ना, तकरीबन आके NO2 वाली पोजीशन पे होते हैं। बस आपने ये याद रखना है, जितने भी मोनो सब्सटीट्यूटेड रिएक्शंस होंगे यानी पहली बार अटैच हो रहेंगे वो कार्बन नंबर 2 पे हो रहेंगे। बस कार्बन नंबर 3 पे बहुत कम होते हैं। तो पहला जो हमारा रिएक्शन था, हमने नाइट्रेशन करनी थी, हमने नाइट्रेशन इजीली कर ली कि हमारे पास हमने वही नाइट्रिक एसिड डाला, हमने एसिटिक एसिड डाल दिया वीक वाला, उसके बाद हमारे पास नाइट्रेशन होगी। दूसरी हमारे पास है सल्फोनेशन।
अब दूसरा जो हमारे पास है वो हमने करनी है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करके HSO3 का ग्रुप इंड्यूस करवाना है। मिसाल के तौर पे मैं बेंजीन की करने लगा हूँ। जब मैं बेंजीन की करता था मैं क्या करता था, यहाँ पे डालता था H2SO4, दो मैं H2SO4 डाल देता था, या H2SO4 में डाल लूँ। H2SO4 डालता था, तकरीबन 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देता था, और उसके बाद मेरे पास ये सल्फोनिक ग्रुप इसके ऊपर HSO3 ये इंड्यूस हो जाता था, ये मेरे पास सल्फोनिक एसिड बन जाता था। अब मैंने यही रिएक्शन करना है पायरोल के लिए। मैं पायरोल के लिए यही वाला रिएक्शन करने लगा हूँ। 1 मिनट ज़रा अजान हो रही है, अजान कंप्लीट हो जाए। वहाँ पे हमने डाला था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से जो है ना SO3 ग्रुप रिमूव होता था, यहाँ पे लग जाता था। यहाँ पे जो पायरोल होता है ना, यहाँ पे हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, उसके रिंग को डी अटैच करवाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराता है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम सिंपल डाल देते हैं SO3, सिंपल सल्फर ट्राइऑक्साइड, बस हमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड डालने के बाद यहाँ पे हम दोबारा जो है ना 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते थे, हमें वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ डाल देते हैं पायरीडीन डाल देते हैं। तो पायरीडीन क्या करता है कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको यहाँ पे इंड्यूस करवा देता है। जैसे ही यहाँ पे इंड्यूस होगा तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए दूसरे ग्रुप पे बनेगा HSO3, तो ये हमारे पास बन गया। इसे कहते हैं 2 पायरोल सल्फोनिक एसिड। 2 पायरोल दूसरे कार्बन पे लगा है, 2 पायरोल सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये सल्फोनिक ग्रुप है। ये हमारे पास दूसरा रिएक्शन हो गया। सिंपल हमने पहले में क्या किया, नाइट्रेट इंड्यूस करवाई है, नाइट्रेशन किया है, नाइट्रो ग्रुप इंड्यूस करवाया। नाइट्रो ग्रुप इंड्यूस करवाने के लिए हमने एसिटिक एसिड डाला है और यहाँ पे हमने पायरीडीन डालना है। पायरीडीन डाला है तो हमारे पास ये रिएक्शन ईजीली हो गया। तीसरा हमारे पास है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ये है कि हम जब बेंजीन की हेलोजिनेशन करते थे, स्पेसिफिकली ये बेंजीन की मिसाल के तौर पे मैं हेलोजिनेशन करने लगा हूँ, तो मैं ये जो है ना 2 तरीक़ों से करता था। या तो यहाँ पे कोई वो डाल देता था AlCl3, तब ये FeCl3 डाल देता तब होता था, या मैं जो है ना HV यानी सनलाइट की मौजूदगी में करता था। मेनली जो है ना कैटेलिटिक ये डिहाइड्रोजनेशन जो है ना ये सनलाइट की मौजूदगी में ही होती है। तो जैसे ही सनलाइट की मौजूदगी में ये कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन होती थी, एक पे H हो जाता था, एक पे Cl, एक पे हमारे पास H आ जाता था, एक पे Cl आ जाता था, एक पे H आ जाता था, एक पे Cl, एक पे H आ जाता था, एक पे Cl, एक पे H आ जाता था, एक पे Cl। तो ये वाला काम जो है ना बिल्कुल यहाँ पे भी हम करेंगे कि हम जो है ना कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करवा देंगे इसकी। यानी हमारे पास अगर हम पायरोल लेते हैं, ये हमने पायरोल ले लिया, पायरोल लेने के बाद हमने क्या किया, इसके पास डाल दी क्लोरीन डाली। क्लोरीन डालने के बाद हमने क्या किया, इसको दे दी सनलाइट को हम HV लिखते हैं, ठीक है, सनलाइट दे दी, क्योंकि HV जो है ना आइंस्टाइन ने हमें बता दिया था, वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आई थी, प्लांक क्वांटम थ्योरी में जो है ना HV यूज़ होता था। अब जो है ना Cl2 हमने इसमें इंड्यूस करवाना है, तो Cl2 इंड्यूस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही फिरौन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H के साथ एक Cl आ जाएगा, एक H के साथ एक Cl आ जाएगा, एक H के साथ एक Cl। सॉरी, ये क्या करेगा, ये जो Cl है ये सिंपल क्या करेगा, ये H को रिमूव करके ना, H को रिमूव करने के बाद यहाँ पे सिंपल Cl आ जाएगा। यहाँ पे Cl आ गया, एक Cl यहाँ पे आ गया, एक Cl यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये उसी तरह रहेगी। ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 4 6 या 2 3 4 5 टेट्राक्लोरोपायरोल हमारे पास ये बन गया। ये हमारे पास हो गया जी हेलोजिनेशन। उसके अलावा अगर हम एक हेलोजन लगाना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करें, हमारे पास यही पायरोल है, ये पायरोल है, इसका रिएक्शन अगर हमने एक हेलोजन लगाना है, यहाँ पे हम CH3OH डाल देते हैं। जैसे हम CH3OH डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी कार्बन पे एक हेलोजन लग जाता है बस, अगर हमने जो भी लगाना है। आयोडीन लगानी है, आयोडीन के लिए अलहदा होता है, ब्रोमीन के लिए, ब्रोमिनेशन के लिए हम अलहदा सिस्टम करते हैं। ये हमारे पास सिंपल थी हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन के बाद हम आते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे। याद रखिएगा कि जो पायरोल के रिएक्शंस होते हैं इसमें फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं होती, यानी हम अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर सकते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब जब हम बेंजीन की फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते थे, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब है कि एसाइल ग्रुप अटैच कर दो। एसाइल ग्रुप ये वाला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, एसाइल ग्रुप।
फेडरल ग्राफ असाइलेशन का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे असाइल ग्रुप अटैच करवा देना, बस ये असाइल ग्रुप अटैच करवा दिया, ये हमारे पास फेडरल ग्राफ असाइलेशन हो जाती है। अब ये असाइल ग्रुप हम अटैच किस तरह करवाते थे, हम लेते थे एसिटाइल क्लोराइड यानी CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिटाइल क्लोराइड लेते थे। ये एसिटाइल क्लोराइड क्या करता था, यहाँ से Cl रिमूव होता था और इसका जो H है ये H और Cl रिमूव हो जाता था और हमारे पास बन जाता था HCl, और बाकी जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है ये यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हो जाता था। तो यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो जाता था, वो बेंजीन पे अटैच करवाना है, सॉरी ये हमारे पास बेंजीन का रिएक्शन हम पढ़े थे। तो ये बेंजीन पे हमारे पास डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O CH3 ये असाइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो जाता था और यहाँ पर हमारे पास बच जाता था HCl। यहाँ पे जो हम डालते थे रिएजेंट वो हमारे पास होता था AlCl3 हम डालते थे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन डायरेक्ट जल्दी हो जाता था। लेकिन अब हमने अगर पायरोल वाला करना है तो पायरोल के लिए हमें एसिटाइल क्लोराइड डालने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि पायरोल इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम क्या करते हैं, एक नई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। हम ये पायरोल हमने बनाया, पायरोल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए दरम्यान में एक ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन डालने के बाद 2 कार्बोनाइल ग्रुप उसके साथ डाल दें, 2 कार्बोनाइल ग्रुप डाल दिए, एक ऑक्सीजन डाला, 2 कार्बोनाइल ग्रुप डाल दिए और यहाँ पे जाना कोई भी R की चेन यानी CH3 हम कर देते हैं, कोई भी R की चेन दोनों साइडों पे। ये हमारे पास होता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फार्मूला जो मेन होता है वो ये होता है कि हमारे पास R होता है, R के बाद C डबल बॉन्ड O होता है, O होता है, फिर C डबल बॉन्ड O होता है और R होता है। ये हमारे पास होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। अब हमने ये वाला एसिडिक एनहाइड्राइड यूज़ करना है और एसिडिक एनहाइड्राइड यूज़ करके हम यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप जो है ना इंड्यूस करवाएंगे। हम एसिडिक एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये मिसाल के तौर पे हमने यूज़ किया। जैसे हम यूज़ करेंगे तो ये जो एसिडिक एनहाइड्राइड है ये तकरीबन इसकी बॉन्ड की क्लीवेज यहाँ से होती है, ये एसिडिक एनहाइड्राइड की बॉन्ड की क्लीवेज यहाँ से होती है और ये हमारे पास असाइल ग्रुप यहाँ पे इजीली इंड्यूस हो जाता है। जैसे हम हमारे पास यहाँ पे दूसरे कार्बन पे स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया जितने भी रिएक्शंस होंगे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाले ये दूसरे कार्बन पे होंगे। ये चूँकि दूसरे कार्बन पे लग रहा है हम इसे कहते हैं 2 एसाइल पायरोल। हमने क्या किया, सिंपल ये किया, चूँकि हमारे पास ये जो दूसरा C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप लगता है ये भी आगे ड्यूस हो जाता है और हमारे पास तकरीबन 2 एसाइल पायरोल बनते हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, एसिडिक एनहाइड्राइड को यूज़ किया। एसिडिक एनहाइड्राइड को यूज़ करने के बाद हमने ईजीली एसिडिक एनहाइड्राइड को यूज़ किया और ईजीली हमने क्या बना लिया, 2 एसाइल पायरोल बना लिए। ये हमारे पास पायरोल था, हमने पायरोल का रिएक्शन करवाया, किसके साथ करवाया, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करवाया। अब एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे ना हमें AlCl3 डालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ये रिएक्शन हो जाएगा। तो अभी हमने कितने रिएक्शन पढ़ लिए, अभी हमने 4 रिएक्शन पढ़ लिए, नाइट्रेशन पढ़ लिया, सल्फोनेशन पढ़ लिया, हेलोजिनेशन पढ़ लिया और फेडरल ग्राफ असाइलेशन पढ़ लिया। तो उम्मीद है कि ये चारों के चारों रिएक्शंस आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको तभी अच्छी तरीके से आएगी जब आप बार बार खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप खुद बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको ये समझ बिल्कुल नहीं आने लगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी जो नेक्स्ट इसके सीरीज़ आएगी, नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम फर्दर रिएक्शंस करेंगे, तो वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका बैकग्राउंड से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।